हाय एवरीवन। दिसंबर स्टार्ट हो गया है एंड विंटर इज़ कमिंग। आई नो यू आर फीलिंग द हीट ऑफ दिस एग्ज़ाम। और जिनको फील नहीं हो रहा है, एक बार ये महीना निकल जाएगा, आप 2024 में एंटर कर जाओगे, फिर आपको लगेगा कि एग्ज़ाम जस्ट आपके पास आ गया है। नाउ आपके पास 6 महीना बाकी है। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई में तो आपका एग्ज़ाम ही है। आप 26 मई को क्या करोगे? प्री के बाद आप मेंस दोगे कि नहीं दोगे? 2024 आपका कैसे बीतेगा, ये डिपेंड करता है कि आप इन बचे हुए 6 महीनों को कैसे यूटिलाइज़ करते हो। नाउ मैंने एक पोस्ट किया था, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि जो भी आपका डाउट है यू कैन कमेंट। देखो, आपके पास टाइम जो है वो 6 महीना बाकी है। आपका अप्रोच क्या रहेगा, किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सारा चीज़ डिपेंड करेगा कि आप अभी कहाँ पे खड़े हो, आपकी तैयारी कितनी परसेंट कंप्लीट हो गई है और कितना रास्ता अभी आपको कवर करना है। इन 6 महीनों में बहुत से चैलेंजेस आपको फेस करने होंगे। प्रीलिम्स का कब से पढ़ें, मेंस का कैसे पढ़ें और कैसे स्विच करें मेंस टू प्री। आंसर राइटिंग काफ़ी लोगों ने नहीं की है, तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए। बैकलॉग्स काफ़ी होगा आपके पास। अनसर्टेनिटी एग्ज़ाम को लेके तो एवरग्रीन है ही, उस इमोशन को कैसे टैकल करना है, फियर ऑफ फेलियर को कैसे टैकल करना है। सो इन 6 महीनों में ना, यू विल एक्सपीरियंस मल्टीपल इमोशंस एंड जो भी इस प्रेशर में क्रम्बल नहीं करेगा, ही विल डेफिनेटली गोइंग टू बी शाइन। नाउ आपको अगले 6 महीनों में क्या करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन सारे टॉपिक्स को मैं आपके डाउट के थ्रू सॉल्व करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, और यू कैन से जो सबसे कॉमन डाउट मुझे मिला, सिर्फ कमेंट सेक्शन में नहीं, मेरे मेल में भी, मेरे डीएम में भी, विल आई बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। देखो, यहाँ पे आपको मायोपिक सोच नहीं रखना है। सिर्फ प्री की बात आप क्यों कर रहे हो? आपका प्री क्लियर हो जाए, आपका मेंस क्लियर हो जाए, बट आपका फाइनल एग्ज़ाम क्लियर ना हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो अपने दिमाग में पहले तो ये रखना है कि सिर्फ आपको प्री नहीं क्लियर करना है, और दूसरी चीज़ आपको दिमाग में ये रखनी है कि कैसे भी करके, कुछ भी करके, आपका इस बार प्री, मेंस, इंटरव्यू, एग्ज़ाम सब क्लियर होगा। देखो, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना होगा। नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बहुत है, बट उसकी वजह से आप सेल्फ डाउट मत करो। अगर आप खुद की एबिलिटी को डाउट करोगे, देन ट्रस्ट मी, आपका होने वाला भी होगा ना, फिर भी नहीं होगा। द रीज़न बीइंग, अगर आप अपने आप पे डाउट करते हो, अपने पोटेंशियल पे डाउट करते हो, तो आप अपना 200%, 300%, 1000% नहीं दे पाओगे। और ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करती है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपके अंदर सेल्फ डाउट है, आपको सेल्फ डाउट आएगा, आप ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं कर पाओगे, टेस्ट सीरीज में पुअर परफॉर्मेंस आएगा, वापस ये आपका विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सो फॉर द टाइम बिंग सिर्फ आपको इतना सोचना है, बाय हुक और बाय क्रुक आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। और यार, आपने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत कर रहे हो, इसके बाद भी अगर आप खुद पे डाउट कर रहे हो, तो आप खुद को लेट डाउन कर रहे हो। आई वॉन्ट एवरी वन टू हैव फेथ इन योर जर्नी, टू हैव फेथ इन योर एबिलिटी। एंड आप कमेंट सेक्शन में टाइप करो, आई एम प्राउड ऑफ द पर्सन आई एम। इस चीज़ को लिख के आप अपनी टेबल पे रख लो। जो चीज़ आप कर रहे हो ना, इतना ईजी नहीं है। रोज़ सुबह उठना, वही मोनोटोनस टाइम टेबल फिर से फॉलो करना, सेम बुक बार बार फिर से पढ़ते रहना। आपके आसपास दुनिया में हज़ारों चीज़ें हो रही हैं, बट उस शोर से कट ऑफ होके आप एक साधु की लाइफ जी रहे हो, तो ये इतना ईजी होता नहीं है। सो प्लीज़ टेक प्राउड इन योर सेल्फ। नाउ द नेक्स्ट वन, कैन वी क्लियर प्रीलिम्स इन 6 मंथ? देखो, मैंने आपको ऊपर ही बोला है कि सिर्फ आप प्री को क्लियर करने का फोकस मत रखो, बट अगर आप स्पेसिफिकली प्री की बात कर रहे हो, तो बहुत आराम से आप प्री को क्लियर कर सकते हो। इसका आंसर येस है। 6 महीने में यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। और ये डाउट काफ़ी लोगों को आता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि 1-2 महीने पहले तैयारी स्टार्ट की हों, और घर पे भी ये दिखाना होता है कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका 1-2 बार से प्री क्लियर नहीं होता है, तो इसके बाद घर से भी प्रेशर आता है ना कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा प्री भी क्लियर नहीं हो रहा है। सो व्हाट दे थिंक कि एटलीस्ट मेरा प्री क्लियर हो जाए तो मुझे कुछ टाइम मिल जाएगा। तो येस, अगर आप स्पेसिफिकली प्री की बात कर रहे हो, तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। बट अगर आप मुझसे ये पूछो कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, देन टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, इट्स वेरी टफ। और अगर आपको आके कोई ये बोले कि आप 5-6 महीने में यूपीएससी क्लियर कर लोगे, देन सॉरी टू से आई एम नॉट कन्विंस्ड। अनटिल एंड अनलेस आप कोई सुपर ह्यूमन हो और सब कुछ आपको सिर्फ एक बार देखते ही याद हो जाए। बट मैं यहाँ एक एवरेज पर्सन की बात कर रहा हूँ, एंड आई होप कि यहाँ सभी एवरेज हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हेन टू स्टार्ट स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स 2024। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर तो आप न्यू कमर हो, देन आई वुड से कि आप जैन से स्टार्ट कर दो। इट डज़न्ट मैटर कि आपका मेंस की तैयारी कितनी हुई है,
बट आप प्री की तैयारी जैन से स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपको बहुत कुछ नया पढ़ना होता है। आप सीनियर्स का देख के मत चलो, जो लोग 3-4 बार अटैम्प्ट दे चुके हैं वो हो सकता है भले आपको सजेस्ट करें कि माथ से स्टार्ट करो, फैब से स्टार्ट करो, लेकिन आपको इसके पीछे का फैक्ट जानना होगा कि वो कई बार स्टैटिक बुक्स को पढ़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत 15 बार रिवाइज़ हो चुका है उनका, स्पेक्ट्रम 20 बार रिवाइज़ हो चुका है उनका। सो उसको आप बेंचमार्क लेके नहीं पढ़ सकते हो। आप न्यू कमर हो, आप फर्स्ट टाइमर हो, आपको टाइम लगेगा चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में। जो पहली बार 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो जैन से स्टार्ट करें अपने प्रीलिम्स की पढ़ाई, एंड जो 2-3 बार एग्ज़ाम दे दिए हैं, जिन्होंने पिछली बार स्टैटिक बुक्स को अच्छे से पढ़ रखा है, वो फेब से स्टार्ट कर सकते हैं। 15 फेब से आप स्टार्ट कर सकते हो प्री की पढ़ाई। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका 3 या 4 अटैम्प्ट हो चुका है, जो 1-2 बार प्री भी क्लियर कर चुके हैं, वो आराम से मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं। इस टाइम को आंसर राइटिंग में यूटिलाइज़ करें, अपने नोट्स प्रिपेयर करने में यूटिलाइज़ करें, उनके तैयारी में जो भी लूपहोल बचा हुआ है उसको प्लग इन करें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 3 या 4 अटैम्प्ट दे चुके होंगे बट उनका प्री नहीं क्लियर हुआ है। ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं, आई बिलीव कि वो मेंस की तैयारी कर लिए होंगे, एटलीस्ट मेंस का नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। अगर आप 3-4 साल से तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपका मेंस का नोट्स भी रेडी नहीं है, देन आई एम सॉरी टू से आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस बिल्कुल नहीं हो। आपका मेंस का नोट्स अब तक प्रिपेयर हो जाना चाहिए था। आप क्या कर सकते हो कि आप फेब से प्री की तैयारी करो, बिकॉज एक फियर ऑफ फेलियर होता है। आपका 3-4 बार से नहीं हुआ है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको फाइंड आउट करो कि आपका हुआ क्यों नहीं है। देखो, नॉलेज में कोई कमी नहीं होगा, या तो आप नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा कर रहे हो या तो आप सिली मिस्टेक कर रहे हो। इन सब चीज़ों को आपको रेक्टिफाई करना है और ये चीज़ें बहुत आराम से रेक्टिफाई हो जाएंगी। रेक्टिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, और वो चीज़ सिर्फ आप रियलाइज़ कर सकते हो। एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका 3-4 बार से नहीं हुआ है तो आप 1 साल तक प्री की तैयारी करोगे। एक पॉइंट पे आने के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि इसके आगे कुछ यूटिलिटी हो नहीं रही है। सो आप टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करो, आप जो छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हो उस पर फोकस करो। नेक्स्ट, काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि प्रीलिम्स के पेपर की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हम किस प्रायोरिटी पे प्री की पेपर की तैयारी करें। देखो, प्री में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, बीट साइंस, बीट एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी सब्जेक्ट को कम्प्लीटली छोड़ के जा नहीं सकते हो। यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट टू फैक्चुअल सब्जेक्ट कैसे मूव ऑन करना है उसको डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी के कुछ सेक्शन हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ सेक्शन हो गए, ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट में करो। इसके बाद जो इसी के फैक्चुअल पार्ट हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में जो स्कीम्स है वो बाद में कर सकते हो। पॉलिटी में जो भी चीज़ें आपको याद करनी है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट इलेक्ट तो क्या प्रोसीजर होता है, इमरजेंसी का क्या प्रोसीजर होता है, पार्लियामेंट में आपको काफ़ी चीज़ें याद करनी होती हैं, उसको आप बाद में पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी में रिवर्स हो गया, डैम्स हो गया, वेजिटेशंस हो गए, इनको आप बाद में पढ़ सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री में बुक्स हो गए, पब्लिकेशंस हो गए, मूवमेंट्स हो गए, लीडर्स हो गए, जो रटने वाली चीज़ें हैं इनको आप बाद में पढ़ना। बट वहीं मॉडर्न हिस्ट्री की मान लो कहानी हो गई, उसको आप पहले पढ़ लो। ज्योग्राफी के जो कंसेप्चुअल पार्ट हैं उसको पहले पढ़ लो। और आप पहले बाद में क्या पढ़ोगे ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट पे है। फॉर एग्जांपल, एंशिएंट हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, मिडिवल हो गया, जनरली लोग इसको छोड़ के जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इनको आप पहले पढ़ लेना, क्योंकि क्या होता है कि आप इनको पहले पढ़ोगे नहीं, इनको आप बाद में रखोगे और बाद में आते आते आपके पास टाइम बचेगा नहीं। फिर आप ये सोचने लगोगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रटिफिकेशन है और इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। नाउ आइडियली मैं आपको बताऊँ तो आप देखो, इकॉनमी पहले कर लो, ठीक है, उसके बाद आप पॉलिटी कर लो, उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल कर लेना। यहाँ पे इन तीनों को ज़्यादा फोकस करना, मिडिवल थोड़ा कम करोगे तब भी चलेगा। नेक्स्ट आप ज्योग्राफी करना, ज्योग्राफी के बाद आप एनवायरनमेंट करना, एनवायरनमेंट के बाद साइंस एंड टेक, क्योंकि एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक ऐसा सब्जेक्ट है जो करंट अफेयर से बहुत लिंक है और करंट अफेयर आपको स्टार्ट से पढ़ना ही है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते रहोगे तब इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर करोगे, पॉलिटी करोगे तो पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर, उसी तरह एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो एनवायरनमेंट का करंट अफेयर पढ़ना। वैसे एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन होते हैं वो हाईली बेस्ड ऑन करंट अफेयर ही होते हैं। इनका जो स्टैटिक पार्ट है मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते में आप दोनों कंप्लीट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट 6 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसकी बात मैंने कर ही ली है कि आप किस लेवल पे हो, कहाँ स्टैंड करते हो, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। देखो, नॉर्मली मैं बात करूँ तो 2 दिसंबर आज है और 15 फेब तक आपको प्री प्लस मेंस दोनों लेके चलना है।
जो लोग न्यू कमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, और यहाँ पे आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है कि जिनका स्टैटिक सब्जेक्ट अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। मान लो जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं बट वो लोग जैन से तैयारी कर रहे हैं, अपना मेंस अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं, तब वो आराम से 15 फेब तक मेंस खींच सकते हैं। बिकॉज जब आप मेंस का पढ़ते हो तो बहुत कुछ वहाँ पे प्री का भी कवर होता है। 15 फेब के बाद जो बचा हुआ टाइम होता है वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज दोगे और रिवाइज करोगे। बट एक जैन से मैं उनको बोल रहा हूँ करने के लिए जिन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में। जिन्होंने पॉलिटी को पहले ही 3-4 बार पढ़ लिया है, स्पेक्ट्रम पहले ही पढ़ लिया है, नितिन सिंघानिया पहले ही पढ़ लिया है, तो उनको इतना टाइम बच रहा है। बट जिन्होंने इसको एक बार भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो बिट्स एंड पीसेज में तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए अच्छा ये है कि एक बार कम से कम अच्छे से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लें। आप अच्छे से पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत पढ़ने में आपको 8 से 10 दिन लग जाएगा, स्पेक्ट्रम पढ़ने में हफ्ता भर लग जाएगा। इसके बाद जो 3+ प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दे चुके हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे बात कर ली है। डू वी हैव टू कम्प्लीटली कवर नितिन सिंघानिया फॉर आर्ट एंड कल्चर? देखो, पूरा का पूरा बुक आपको नहीं पढ़ना है, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। और प्रीलिम्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, सबके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा। और स्पेशली मैं वहाँ पे प्री की बात करूँगा कि आपको टाइम बाउंड मैनर में पर्टिकुलर टॉपिक्स को कैसे अप्रोच करना है। वहाँ मैं आपसे PYQs की बात करूँगा, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, रिपीटेड थीम्स हैं, उनकी बात करूँगा, और किन एरियाज़ पे आपको फोकस करना है। उन्हीं वीडियोज़ में मैं आपको बता दूंगा कि नितिन सिंघानिया में कौन कौन सा चैप्टर्स है जो आपको कवर करना है। नितिन सिंघानिया के साथ जो आर्ट एंड कल्चर की NCERT है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी रेफ़र कर लेना। दिस इज़ दी NCERT नोट्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये 18 पेज का नोट्स है। NCERT पढ़ने के बाद आप इसको रेफ़र कर सकते हो। मैं इस PDF को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ मेंस वर्सेस प्री बैलेंस, मेंस और प्री को कैसे बैलेंस किया जाए। प्री से पहले आपके पास 6 महीना है, इन 6 महीने में आप 1.5 मंथ मेंस को दे सकते हो। अब इन 1.5 मंथ को कैसे यूटिलाइज़ करना है ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंस की तैयारी कैसी है। आपने मेंस के नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं और सारे सब्जेक्ट एक बार पढ़ लिया है आपने, तो आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो। यही वक्त है कि आप ऐसे लगाओ, यही वक्त है कि आप एक बार अपने ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर लो। ये सब आप तभी कर सकते हो जब आपने मेंस की तैयारी कर ली है। बट आई नो कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनकी मेंस की तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हुई होगी, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ बैकलॉग्स होंगे, तो सबसे पहले आपको उसको कंप्लीट करना है। और वहाँ पे भी आपको प्रायोरिटी रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ऑप्शनल होना चाहिए। ऑप्शनल कैसे भी करके, कुछ भी करके, एटलीस्ट आप 70% तक कंप्लीट कर लेना फेब तक। और यहाँ मैं 70% भी बहुत ही जुडिशली बोल रहा हूँ। आइडियली तो आपको 100% तक कंप्लीट कर लेना चाहिए था, बट अगर आपने नहीं किया है कंप्लीट तो एटलीस्ट आप 70% कंप्लीट कर लेना, तब कुछ फाइट का चांस बचेगा। नहीं तो प्री के बाद बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कोप अप करना। मान लो आपका GS कंप्लीट नहीं हो रहा है और आपको जैन से प्री का पढ़ना है, तो आप प्री का पढ़ो बट साइड बाय साइड ऑप्शनल करते रहना। बिकॉज मान लो आप प्री का पढ़ रहे हो, आपने पॉलिटी पढ़ा है, आपने हिस्ट्री पढ़ा है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें आपके GS की पार्ट है, GS 2-3 का पार्ट है, और ये मेंस में भी यूज़ होगा। बट वहीं ऑप्शनल जो है ना, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। खासकर जिनका टेक्निकल ऑप्शनल है, जिनका ह्यूमैनिटीज़ से ओवरलैप नहीं करता है, उनको तो प्री के पहले 70-80% कंप्लीट करना ही होगा। तो जो मैं आपको बता रहा था कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ऑप्शनल, उसके बाद GS 3 और GS 2, ये चीज़ अगर आपका प्री से पहले कंप्लीट हो जाता है, इसके नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, तो आप एक सिक्योर पोजीशन पे हो और प्री के बाद आप बाकी चीज़ें कवर कर लोगे ना। इसके बाद कुछ लोग बोल रहे थे कि लास्ट ईयर का पेपर जो है वो काफ़ी अनकन्वेंशनल आया था, तो क्या उनको रिसोर्सेज बदलने की ज़रूरत है? अब बिग नो। पेपर आप पिछली बार का देखोगे तो वहाँ पे थीम्स जो थे ना, वही थीम्स पूछे गए थे जो UPSC पूछते आया है। क्वेश्चंस को डिफ़िकल्ट उनके ऑप्शंस कर दिए थे, तो आपको रिसोर्सेज बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो उसको यूज़ करते रहो, बट अब उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज से और ऊपर ऊपर से देख के आपका काम नहीं बनेगा। तो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, चीज़ों को समझो कोई चीज़ क्यों हो रहा है, तभी आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। और जो कुछ वेग क्वेश्चन है, कहीं से भी कुछ भी पूछ ले रहा है, उसके पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। इस बार मैंने देखा है कि इंडिया ईयर बुक जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, उससे कुछ क्वेश्चन बन गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी इंडिया ईयर बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दो। प्री से पहले काफ़ी ऐसे वीडियोज़ आते हैं जहाँ आपको बता दिया जाएगा कि
कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ आप उनको एक बार देख लेना। इंडिया ईयर बुक अभी से खरीद के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से आपको पढ़ने हैं और वो चीज़ मैं आपको खुद टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वन इज़ आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी है। आइडियली तो आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, अब तक आपको जीएस का ऑप्शनल का आंसर लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। बट मान लो अभी आपका मेंस तैयार नहीं है तो आप आंसर कहाँ से लिखोगे। देखो आंसर राइटिंग आप प्री के बाद भी कर सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप आंसर राइटिंग प्री के बाद करोगे तो आपका क्लियर नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्री के बाद आंसर राइटिंग करते हैं और अच्छा मार्क्स भी आता है। तो अभी पैनिक मत हो कि मैंने आंसर राइटिंग नहीं की है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कंटेंट बिल्ड करो, उसके बाद आंसर बिल्ड करो। एक बार आपका कंटेंट बिल्ड हो जाएगा तो आप आंसर भी बिल्ड कर लोगे। और प्री के बाद आपको काफ़ी टाइम मिलेगा आंसर लिखने का, 3 महीना होता है, आप बहुत आंसर लिख सकते हो, आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसकी टेंशन मत लेना कि मैंने आंसर राइटिंग अभी नहीं की है। अभी आप कोर्स कंप्लीट कर लो, आंसर राइटिंग थोड़ा डिले कर दो। इसके बाद सिंगल रिसोर्स फॉर करंट अफेयर, यहाँ मैंने आपको बोला ही था कि डेली न्यूज़पेपर आप एक बार पढ़ते रहो, नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ पढ़ना है। प्लस PT 365, मैंने करंट अफेयर पे ऑलरेडी काफ़ी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसको जाके एक बार देख लेना। बाकी मैं स्पेसिफिकली करंट अफेयर की जब बात करूँगा अपने प्री के टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी में, आई नो कि न्यूज़पेपर काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा और पिछले 4-5 महीनों का न्यूज़पेपर आपको पढ़ना भी नहीं है। सो आप प्री के लिए, स्पेसिफिकली प्री के लिए PT 365 पे रिलाई कर सकते हो। बट सिर्फ आपको PT नहीं पढ़ना है, थोड़ा बैकवर्ड लिंकेजेस यहाँ करने होंगे और वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको यहाँ बैकवर्ड लिंकेजेस कैसे करने हैं। नाउ मिनिमम एंड फाइनल रिसोर्स फॉर प्रीलिम्स 2024, इसके लिए मैंने आपको बोला ही है कि टॉपिक वाइज वीडियो मैं लाऊंगा। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेटजी इफ़ स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर विथ बेसिक नॉलेज। देखो बेसिक नॉलेज बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म हो गया, आपका बेसिक नॉलेज अलग हो सकता है, मेरा बेसिक नॉलेज अलग हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एक मिडिल ग्राउंड लेके बात करता हूँ। आपने दिसंबर से स्टार्ट किया है पढ़ना, इसके पहले आपने सिर्फ एक बार देखा है कि पॉलिटी क्या होता है, लक्ष्मीकांत आपने एक बार देख लिया है, स्पेक्ट्रम आपने एक बार देख ली है, बट आप फुल फ्लेजेड UPSC की तैयारी नहीं की हो। डैट मीन्स कि आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है, आपके मेंस के नोट्स नहीं प्रिपेयर हैं, आपने अभी सारी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ा है। यहाँ पे आई होप कि आपका जो ऑप्शनल है वो डिसाइडेड है। तो आपको इस केस में ये करना है कि एटलीस्ट 30 जैन तक आपको मेंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको अपना ऑप्शनल पढ़ना है, GS 3 और GS 2 के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जितना भी हो सके आपको अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना है, 30%, 40%, 50%, जो भी आप ख़त्म कर पाओ 30 जैन तक। 30 जैन के बाद आप प्री की तैयारी करो और आपको ये मेक श्योर करना है कि कैसे भी करके, कुछ भी करके आपका प्री क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं आपको 30 जैन बोल रहा हूँ, 15 फ़ेब नहीं बोल रहा हूँ। एक बार आप प्री दे दोगे, उसके बाद आपके सामने मेंस की डेडलाइन होगी, उस पीरियड में आपको अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना है और बाकी जो GS के सब्जेक्ट्स रहे उसको कंप्लीट करना है। देखो आई नो कि ये तैयारी जो है सफिशिएंट नहीं होगा क्लियर करने के लिए, बट बाई चांस आप 2025 में एग्ज़ाम दोगे फिर से तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। क्योंकि मैंने काफ़ी लोग को देखा है कि वो इस 6 महीने सिर्फ प्री की तैयारी करेंगे, उनका मान लो प्री नहीं क्लियर होता है तो फिर से प्री की तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर से प्री की तैयारी करते हैं, एंड दिस साइकिल गोज़ ऑन। कभी वो मेंस की तैयारी करते नहीं है, एंड इफ़ बाई चांस उनका प्री क्लियर हो भी जाता है तो उनका मेंस तैयार नहीं है। तो अगर आप सिर्फ बेसिक नॉलेज से अभी दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हो, देन आपको कोशिश करना है कि आपका प्री क्लियर हो जाए और आप मेंस में बैठो विथ सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज। नेक्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड बुक्स अगेन एंड अगेन, हाउ टू मेमोराइज सब्जेक्ट कंटेंट। इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था, बाय टेकिंग पॉलिटी एज एग्जाम्पल, एक्टिव रिकॉल टेक्निक। आई नो कि जो 1-2 बार अटैम्प्ट दे चुके हैं उनको बार बार वही सेम बुक पढ़ना काफ़ी बोरिंग लगता है। इवन जो पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं और 3-4 बार एक ही बुक पढ़ने के बाद फिर से वो रिवाइज करने का मन नहीं करता है, तो आप एक्टिव रिकॉल टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए जो लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन बैंक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ लक्ष्मीकांत क्वेश्चन बैंक एंड दिस इज़ स्पेक्ट्रम क्वेश्चन बैंक, इसको आप यूज़ कर सकते हो। कैसे एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज़ करना है, अप्लाई करना है, इन शॉर्ट में बात करूँ तो देखो आपको बुक को बार बार नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत में आपने प्रीएम्बल का चैप्टर पढ़ लिया है, प्रीएम्बल का चैप्टर पढ़ने के बाद आप इस PDF पे आओ और यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना उनको सॉल्व करो। इसके बाद जब भी आप रिवाइज करोगे तो इस PDF के थ्रू रिवाइज करोगे, इन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करोगे, बुक के थ्रू रिवाइज नहीं करोगे। इसके बाद भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं एंड आई थिंक कि काफ़ी वीडियो लंबी बन जाएगी। सो जो बाकी क्वेश्चंस हैं मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूँगा। बट फाइनली आई वॉन्ट एवरीवन
ऑल ऑफ यू कि आप अपने आप को सब पार फील करना बंद करो, खुद पे प्राउड करो, खुद की एबिलिटी पे प्राउड करो। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम्स एंड स्मार्टर देन यू थिंक। प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर कि डाउट किल्स मोर ड्रीम देन फेलियर एवर विल। थैंक यू फॉर योर टाइम।